हो गया। हेलो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है समास। तो समास सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? समास सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, पहले ये जानेंगे हम लोग। समास क्लास 10th में ये कम से कम 4 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। क्लास 10th 10वीं के लिए 4 नंबर का अवश्य एकदम निश्चित आता ही आता है मैट्रिक का एग्जाम में। और ये अगर 12 का ले लीजिए तो 12 में ये 6 नंबर का कन्फर्म 100% 6 नंबर का पूछा ही जाता है इसमें, इसी से क्वेश्चन रहता है। तो समास का अर्थ होता क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण माने होता क्या है कि समास होता है दो शब्दों के मेल या दो पदों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। दो पद मिलते हैं, प्रथम और अंतिम। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। पूर्व पद। और जो द्वितीय पद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको उत्तर पद बोला जाता है। उत्तर पद। और दोनों को मिलने से जो शब्द बनते हैं उसको समस्त पद कहा जाता है। दोनों को मिलने से पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर समस्त पद। समस्त पद। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे, समास के प्रकार पढ़ेंगे और समास का विग्रह करने भी सिखाएंगे। तो आज क्लास 10th और क्लास 12 और के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी ध्यान से इसको देखिएगा, बगैर स्किप किए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं समास। समास पहले डिफिनेशन समास का देखते हैं। समास कहते किसे हैं? समास दो पदों दो पदों के मेल से बने शब्द, एकदम एकदम सरल भाषा में बोलेंगे, बने शब्द को समास कहते हैं। दो पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं? ऐसे साधारणतः समास के तो 7 भेद होते हैं, परंतु हम लोग उसमें मुख्य रूप से 6 ही भेद लिया जाता है, नए समास को नहीं जोड़ा जाता है। तो समास के लिखते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। और छेवो अपने आप में छेवो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए छेवो के बारे में खूब विस्तार पूर्वक से आज समझाएंगे। और इतना विश्वास रखिए कि आज का वीडियो अगर बढ़िया से अगर आप लोग देखते हैं तो आपका ये इंटर वाले का 6 नंबर तो निश्चित आ ही जाएगा, और मैट्रिक वाले का 4 नंबर तो कोई नहीं रुकेगा। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला होते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष। 2 नंबर में कर्मधारय। 3 नंबर में बहुव्रीहि। 4 नंबर में द्वंद्व। 5 नंबर में द्विगु। और 6 नंबर में अव्ययी भाव। हम आगे जो 7वां नंबर होता है नए समास, उसके बारे में भी हम बढ़िया समझा देंगे।
पहले ये गोभेद के बारे में सीखते हैं। अव्ययी भाव। तो सबसे पहला भेद है तत्पुरुष। हम लोग तत्पुरुष के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास। देखिए, एक नंबर में लोग शुरू कर रहे हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान हो, माने उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक पद का, लिखते हैं, इसका है परिभाषा है, जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है। जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसे इसको अभी हम तुरंत समझने की कोशिश करते हैं। राजपुत्र। राजपुत्र, ये राजपुत्र, राजपुत्र का अगर हम विग्रह करते हैं तो होता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। देखिए, दो शब्दों से बना है, एक राजा और दूसरा उसका पुत्र। लेकिन प्रधान कौन है? कहेगा राजपुत्र आ रहे हैं तो क्या राजा आ रहे हैं? नहीं, राजा का पुत्र आ रहे हैं। तो अंतिम खंड प्रधान इसमें हो गया है ये अंतिम खंड, ये यानी उत्तर पद ये हुआ, ये प्रधान हुआ। कहेगा राजपुत्र मर गए। कौन मरे? राजा या उसका पुत्र? तो उसका पुत्र समझे क्या हम लोग, उसका पुत्र ही मरे हैं। तो ये अंतिम खंड प्रधान ये हो गया। अब कहेगा क्या? लकड़ी चोर। लकड़ी चोर, लकड़ी चोर भाग रहा है। कौन भाग रहा है? लकड़ी भाग रहा है कि चोर भाग रहा है? चोर भाग रहा है, माने अंतिम खंड ये हुआ। तो ये तत्पुरुष समास में हो जाएगा। इसका उदाहरण और भी देख लेते हैं। राजकन्या, दो पद से बना है, एक ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, दोनों को मेल से समस्त पद ये हुआ राजकन्या। राजकन्या का विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? राजा की पुत्री, राजवैद। लकड़ी चोर, गगनचुंबी, बहुत सारे हैं, इसको समझिएगा आप लोग। गगनचुंबी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। तो तत्पुरुष समास का परिभाषा तो आप लोग सीख गए हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण भी आप लोग देख चुके हैं। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ये जरा सा ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। कर्मधारय, इससे प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो इसको समझिएगा, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। और यहाँ विशेषण, यहाँ विशेष बात तो ये होता है कि यहाँ विशेषण विशेष्य का मेल होता है। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज भी होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य अभी समझाएंगे आप लोगों को। विशेषण विशेष भी जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ विशेषण विशेष्य
का मेल होता है। ठीक है, यहाँ विशेषण विशेषी मेन चीज ही है, विशेषण विशेषी का मेल होना चाहिए। विशेष से क्या हुआ, अब जैसे कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा जो है वो हुआ आपका विशेषण, और जिसके बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है उसको विशेष्य कहते हैं। कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम लिखिए देते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये आपका अच्छा हो गया, विशेषण हो गया, और ये आपका विशेष्य हो गया जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का ये नहीं है, टॉपिक है कर्मधारय समास को समझने का। अब देखिए जैसे नवयुवक, नवयुवक, अब इसको विग्रह करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, नया हो जो युवक, नया हो जो युवक। ठीक है, इसका विग्रह कीजिएगा, कैसे विग्रह कीजिएगा, विग्रह करने में अलग अलग करना, विग्रह मैंने क्या होता है, अलग अलग करना। नया हो जो युवक, ठीक है। अब इसी में रखते हैं दूसरा में कृष्ण सर्प, कृष्ण, कृष्ण सर्प। अब कृष्ण सर्प मैंने क्या होता है, कृष्ण मैंने होता है काला, और सर्प मैंने सांप, मैंने काला हो जो सांप। महात्मा, महात्मा, महान हो जो आत्मा। तो ये कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय का परिभाषा ये हुआ, और कर्मधारय का उदाहरण ये हुआ, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और तीसरा नंबर में आते हैं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो इसको भी समझिएगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसका कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है, और इसका अर्थ वह ना होकर कुछ और हो जाता है, मैं कुछ नया शब्द का, इस शब्द का कुछ नया अर्थ हो जाता है। समझते हैं बहुव्रीहि समास, जिस समासिक पद का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है, अपितु उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जिस समासिक पद का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है अपितु उसका अर्थ बदल जाते हैं, तो ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखिए वीणा पानी, वीणा पानी। अब देखिए वीणा पानी का अगर विग्रह हम लोग करते हैं, वीणा पानी का विग्रह करते हैं, तो वीणा हो पानी में जिसके, पानी माने हाथ होता है, पानी माने क्या होता है, हाथ। तो विग्रह कीजिए, वीणा हो जिसके हाथ में, जिसके हाथ में। ठीक है, अर्थात अब देखिए इसका अर्थ, एक नया अर्थ आया, अर्थात माता सरस्वती। ठीक है, एक नया पद, एक नया अर्थ निकला वीणा पानी का। तो इसका जो है, ये माता सरस्वती जो है ना तो वीणा में कहीं दिख रहे हैं ना तो पानी में दिख रहे हैं, लेकिन नया अर्थ आ गया। अब लीजिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का अगर विग्रह करते हैं तो क्या हो रहा है, चंद्रमा हो जिसके शिखर पर, चंद्रमा हो जिसके शिखर पर, अर्थात किसके शिखर पर चंद्रमा है, तो शिव। अर्थ निकलेगा क्या, शिव। देखिए नया अर्थ तो निकल गया। अब देखिए चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धरने वाला, है, चक्र को धरने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। अर्थ हर बार निकल रहा है, लंबोदर, लंबोदर। इसको ध्यान से समझिएगा,
इससे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश। ये अधिकतर जो होते हैं इसमें भगवान का ही नाम अधिकतर आते हैं। अब लिखिएगा दशानन, दशानन, दस हो आनंद जिसके, अर्थात रावण। आनंद माने मुख होता है। दस हो आनंद जिसके, अर्थात रावण। त्रिभुज, नहीं त्रिनेत्र कर देते, त्रिनेत्र। देखिए त्रिनेत्र, तो जो पढ़े होंगे अगर प्रथम खंड संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास कहलाता है, जो आगे हम बताएंगे। लेकिन अगर अर्थ बदल जाए इसका, अगर अर्थ बदल रहा हो, त्रिनेत्र का अर्थ हो गया क्या? त्रिनेत्र का अर्थ हो गया भगवान शिव, जिसका तीन आंख, तीन नेत्र वाला, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, ये सब क्या हो गए? भगवान शिव। अर्थ बदल रहा है तो ये बहुब्रीहि समास में आया। और अगर अर्थ नहीं बदलता है, प्रथम खंड संख्यावाचक रहता है, तो वो द्विगु, जो कि अगला हम लोगों का समास पढ़ेंगे, द्विगु समास। तो समझ में तो आ गया होगा बढ़िया ढंग से। आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। प्रयास करते हैं कि वीडियो कम लंबा बने, है ना। तो लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही सारा चीज। जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए जरा सा लंबा हो सकता है कि संभावना है कि आज आधा घंटा पार कर सकता है। लेकिन आधा घंटा में आपका अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपका जो है नजर इसमें से नहीं उठेगा, क्योंकि पूर्ण समझ में आएगा इस व्याकरण में। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है? जिस समासिक पद का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। जिस समासिक पद का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, प्रथम खंड संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे अब देखिए, प्रथम खंड संख्यावाचक चौराहा, चौराहा, चार राह, चौराहा माने चार राह, चार रास्ता। तो प्रथम खंड तो चार हुआ चौराहा में। ठीक है, तो ये हो गया क्या? द्विगु समास। ये आपका द्विगु समास। पंचवटी, पंचवटी, प्रथम खंड संख्यावाचक में गया पांच, पंच माने पांच हुआ। तो ये हो गया आपका माने ये, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पांच वटियों का समूह, पांच वाटिकाओं का समूह। ठीक है, पंचवटी। छदाम कर देते हैं, छदाम, छदाम। चतुर्भुज, चतुर्भुज। देखिए, अगर हम लोग चतुर्भुज का अर्थ अगर बदल जाता है, हम लोग उसमें ले लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, तो भगवान गणेश चार भुजा उनके होते हैं। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स रूल में आवे चतुर्भुज, तो प्रथम खंड संख्यावाचक है, इसलिए ये आएगा द्विगु समास में आएगा। अब लीजिए बीस टकिया, बीस टकिया, बीस टकिया मैंने नोट को क्या कहते हैं हम लोग? 20 टकिया। तो अगर 20 रुपए के नोट को 20 टकिया कहा जाता है। तो प्रथम खंड तो 20 आ रहा है, मैंने संख्यावाचक हो गया, तो ये द्विगु समास आया। तो आशा आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग मन से देख भी रहे होंगे। तो द्विगु समास भी हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द्वंद्व समास। आगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब समझते हैं द्वंद्व समास होता क्या है। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि समास दो पदों का मेल है, और प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। और जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाते हैं।
लिखते हैं इसका परिभाषा, जिस समासिक पद का, दोनों या समस्त लिख सकते हैं, समस्त लिख दीजिए तो और बेटर है। समस्त खंड प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देखिए अब भाई बहन, उदाहरण में क्या है, भाई बहन। अगर भाई बहन आ रहे हैं तो क्या भाई आ रहा है कि बहन आ रहा है, दोनों आ रहा है, इसलिए ये इसका समस्त खंड प्रधान हुआ। माँ बाप, माँ बाप, अगर माँ बाप शब्द का उच्चारण हो रहा है तो माँ और पिता दोनों इसमें आ रहे हैं। लोटा डोरी, लोटा डोरी। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वह द्वंद्व समास में आते हैं, जिसका समस्त खंड प्रधान होते हैं। ठीक है। अब ले लीजिए, और भी अगर भोजन में लेते तो आप लोग अपने से बैठा सकते हैं, दाल भात। देखिए ये भी किस में आ गया, ये द्वंद्व समास में ही आ गया है। ठीक है, तो द्वंद्व समास भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब यही भाव। ये देखिए ये महत्वपूर्ण ज्यादा है, अब यही भाव। सभी अपने आप में महत्वपूर्ण ही है। अब यही भाव आप लोग तैयारी बढ़िया ढंग से करके जाइए, ताकि कहीं से प्रश्न अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं। केवल ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका 100% मेरा विश्वास है कि आप एक नंबर भी नहीं इसमें वंचित रहिएगा। सारा जितना भी अगर देगा इस समाज से आप लिख ही दीजिएगा। तो अब यही भाव, जिसका प्रथम खंड अव्यय हो, और इसमें और एक बात विशेष ध्यान दिएगा, इसका अंतिम खंड प्रधान होता है। इसमें एक ही ऐसा समास है जिसका अंतिम खंड प्रधान, नहीं प्रथम खंड इस प्रधान होता है, सॉरी, इसका प्रथम खंड प्रधान होता है। इसे देखिए, प्रतिदिन। इस बार इसका इसका पहले परिभाषा ले देते हैं। जिस समासिक पद का प्रथम खंड अव्यय हो, छोटा इसका लिखने प्रयास करते हैं, अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, जिस मासिक पद का प्रथम खंड अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, आमरण, आमरण, आजन्म। इससे ज्यादा पूछने का असर आता है इसमें। यथाशक्ति, देखिए यथाशक्ति सबसे अधिक पूछा गया, यथाशक्ति, यथाशक्ति पूछा गया था। यथाशक्ति किस समास में है, आपका 4 गो ऑप्शन में रहेगा, तो उसमें सीधा डालिएगा अव्ययी भाव। ठीक है, धीरे धीरे, देखिए एक ही वर्ड अगर 2 बार बैठ जाए तो उसके बीच में योजक लग जाता है। ऐसे इसका तो योजक का प्रयोग सबसे अधिक द्वंद्व समास में होता है, लेकिन इसमें भी होते हैं। जैसे धीरे धीरे हो गया, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम लोग एक चीज और जैसा पढ़ लेते हैं इसमें, नए समास। नए समास, ये जिसका प्रथम खंड निषेधात्मक हो, या जिसका
जिसका अर्थ निषेधात्मक, निषेध माने वर्जित हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, नए समास। अब देखिए नए समास का उदाहरण क्या होगा। इसका प्रथम, इसका शुरुआत में अ लगता है या अन लगता है, जैसे अनपढ़, अनपढ़, ठीक है। तो या फिर इसका उदाहरण भी, इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं नए समास का। जिस समासिक पद से निषेध माने वर्जित, निषेध से, निषेध, निषेध का अर्थ प्रकट होता हो, नए समास कहलाता है, नए समास कहलाता है। जैसे अनपढ़, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अनपढ़, इसका उदाहरण है अनबन, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को समास। इसमें इससे कम पूछा जाता है, सबसे अधिक पूछा जाता है अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इसे खूब बढ़िया ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। और अगला वीडियो फिर लेकर के हम लोग आएंगे व्याकरण से ही। तब तक लिए धन्यवाद।